सरकार का जब एक एक एक्ट का आप एक एक धारणा जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं मुंबई को डैमेज करने का प्रयास केंद्र सरकार का है, ऐसा मुझे लगता है। जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने रामानंद सागर को फिल्म सिटी बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन दी थी। मात्र राम जन्मभूमि मुक्त करने से या राम मंदिर बनने से किसी का भला नहीं होगा। विपक्ष कहता है कि एमएसपी शायद चली जाएगी, सरकार कहता है ये दुष्प्रचार है। मैं मानता हूँ ये दुष्प्रचार है, लेकिन सरकार के कौन से बात पे 2014 से लेकर आज तक आप विश्वास रख सकते हैं? तो क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम भी अमेरिका के हाथ में चला जाएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक कार्यक्रम। सप्ताह में ज़रूर बात होगी तो पार्लियामेंट की होगी, क्योंकि राज्यसभा में जो घमासान हुआ वो शायद भारत आज़ाद होने के बाद इतनी शर्मनाक घटना कभी नहीं हुई। हम राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस इसलिए कहते हैं कि हमारी संरचना कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिली जुली है। ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। लॉर्ड्स माने जो राजा के सरदार होते थे उनको लॉर्ड्स कहा जाता था। तो वो जो अपर कास्ट लोग या जो वजूद वाले लोग होते हैं समाज में, उनके लिए अपर हाउस था, और आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस में थे। उसी आधार पर हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा बनाई। राज्यसभा और लोकसभा में खासियत ये है कि हमारी लोकसभा 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है। लेकिन राज्यसभा ये निरंतर चलने वाली बात है, क्योंकि राज्यसभा स्थगित हो सकती है। उसमें हर 2 साल बाद एक तिहाई उसके मेंबर्स बदलते हैं, और हमारे राज्यों के जो विधायक हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि राज्यसभा में वो लोग आना चाहिए या वो लोगों को भेजा जाए जो वाकई अपने फील्ड के माहिर हो, इस सरकार को नीतियाँ तय करने में मदद करे, गवर्नेंस में मदद करे। एक बड़ा बुजुर्ग जैसा परिवार में होता है जो संकट के समय आपको ज्ञान देता है, वो काम राज्यसभा का था। लेकिन विगत कुछ दिनों में जो डिटोरिएशन सभी जगह हुआ तो राज्यसभा उससे कुछ अलग नहीं हुई। राज्यसभा में वो लोग लोकसभा में चुनाव हारते तो राज्यसभा में जगह पाते हैं। धन्ना सेठ पैसे के भरोसे, पैसे के बलबूते पे राज्यसभा पे आते हैं। हमने देखा है कई जगह हॉर्स ट्रेडिंग होता है, ज़्यादा वोट होते तो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये इतिहास है। लेकिन राज्यसभा में पहली बार ऐसा हुआ कि उपाध्यक्ष जो पीठासीन थे उनके ऊपर हमला हो गया, और हमलावर बिल्कुल उनके घर नज़दीक पहुंच गए। मार्शल के गला दबाने की भी बात आई। आरोप प्रत्यारोप बहुत है, लेकिन ये हुआ क्यों? यदि इसकी टेक्निकल बात यदि आप देखें तो सरकार, ये तो अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली बात है। सरकार कहती है या सत्ता पक्ष कहता है कि हमने मत विभाजन इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्रीकल्चर के 3 बिल इंट्रोड्यूस होने थे। जब बिल इंट्रोड्यूस होने थे तो विपक्ष ने कहा कि बहस तो ज़्यादा हो नहीं रही है, तो कम से कम जब इसको वोटिंग होगा तो मत विभाजन इसमें होना चाहिए। सरकार ध्वनि मत पे अड़ी हुई थी। अब ध्वनि मत और मत विभाजन ये होता है। ध्वनि मत मतलब सरकार को ये लगता है कि हमारा बहुमत है राज्यसभा में, और अक्सर बहुमत जब होता है तो ध्वनि मत से ही पारित होता है। जो यस कहेंगे उनके हाथ ऊपर करे, और या यस जोर से कहते हैं या नो जोर से कहते हैं, उस पर स्पीकर तय कहते हैं। जो पीठासीन अध्यक्ष होता है वो तय करता है कि चलो भाई एस वालों ने बोल दिया कि बिल पास हो गया। लेकिन जब आपका स्थिति बहुत डाइसी है, आपको पता नहीं कि लोग आपके साथ है कि नहीं है, ऐसे में विपक्ष मत विभाजन का अधिकार से मांगता है, उनका अधिकार है। और जब एक बार मत विभाजन की डिमांड एक उम्मीदवार ने भी की, एक मेंबर ने भी की, तो फिर स्पीकर को मत डिवीजन होता है, उसमें बाकायदा वोटिंग होता है और पता पड़ता है कितने सरकार के पक्ष में कितने विपक्ष में। लेकिन सरकार ने कहा कि हंगामा हो रहा था इसलिए हमने ध्वनि मत से पारित किया। विपक्ष कहता है कि आप ध्वनि मत से पारित कर रहे थे इसलिए हंगामा किया। सही देखा जाए तो सदन ठीक चलाना ये सरकार का काम है। यदि हंगामा हो रहा था सदन में तो सदन स्थगित किया जा सकता था। जो लोग हैं, नेता लोग हैं, उनकी मीटिंग होती है स्पीकर के कमरे में। स्पीकर उनको समझाता है कि उनकी क्या मांगे हैं, वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। कुछ एक रास्ता निकाला जाता है और सदन चलाया जाता है। यह हमारी परंपरा रही है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? और पीठासीन जो थे उपाध्यक्ष थे हरिवंश अपने पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता में लोग उनके एक ज़माने में कसमें खाते थे। जब वो राजनीति में आए तो लगा था कि राजनीति में स्वच्छता का अभियान एक शुरू हुआ है, अच्छे लोग भी राजनीति में आने लगे हैं। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने उपाध्यक्ष का रोल निभाया, उससे लगता है कि शायद सत्ता ही ऐसी एक चीज़ है कि सत्ता का एक कैरेक्टर है, मैं बार बार कहता हूँ, और वो आदमी को भ्रष्ट करता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। इसमें
मांग होने के बाद भी, और सत्ता विपक्ष इसलिए मांग कर रहा था, मतलब विभाजन इसलिए क्योंकि जो अक्सर एनडीए के साथ खड़े होने वाले कुछ दल है जिन्हें हम फेंस सीटर कहते हैं, जैसे बीजेडी हो गया उड़ीसा का, या टीडीपी हो गया आंध्र प्रदेश का, या फिर केएसआर की पार्टी जो हो गई है अपनी तेलंगाना की, ये तमाम तीन चार राज्य के जो क्षेत्रीय दल है वो अक्सर हमेशा सरकार को ऑब्लाइज करके सरकार का हर बार सरकार को राज्यसभा से बेल आउट करते थे। लेकिन इस बार किसानों का मामला था तो वो भी डर रहे थे कि इसके पक्ष में मत दे या विपक्ष में मत दे। जब वो विपक्ष के साथ खड़े हुए तो सरकार को लगा शायद हमारे पास वो मत नहीं है, इसलिए ध्वनि मत से पारित हुआ। तो क्या हमारी संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी? ये सवाल है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सब आप सुनने वाले भी शिक्षित हैं, आप समझते हैं कि सदन में क्या हुआ होगा। अब आते हैं एग्रीकल्चर बिल पे। एग्रीकल्चर बिल जो 3 लाए हैं उसमें पहला एग्रीकल्चर बिल ये था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ख़त्म कर दिया। उसमें ये हुआ कि जो आपके भंडारण की जो लिमिट लगी हुई थी कि इससे ज़्यादा अपन भंडारण नहीं कर सकते या लाइसेंस लेना पड़ता था, वो इसलिए था कि कोई होर्डिंग नहीं करे, जमाखोरी नहीं हो, इसलिए ये एक्ट था, वो एक्ट ख़त्म हो गया। दूसरा एक्ट था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसके तहत आदमी ये कारपोरेट हाउसेज आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएंगे, वो एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो हमारे यहाँ पहले नहीं था या जो था वो इलीगल। और तीसरा ये है कि आपका माल कहीं भी बेच सकते हो। एक पहले एक मंडी नोटिफाइड होती थी कि आप इसी क्षेत्र के मंडी में किसान अपना माल बेच सकता है, वो सरकार ने किसान के प्रोटेक्शन के लिए किया था। बाद में सरकार कहती है कि इसके किसान का नुकसान हो रहा था। अब ये दोनों बातें ये है कि ये तो समय बताएगा नुकसान या प्रॉफिट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सांप से यदि काटने से आदमी मरता है तो हर आदमी को सांप से कटवाना है। कई बार दूसरे के उदाहरण से भी सीखना एक अच्छी शिक्षा मानी जाती है। अमेरिका में जो हमारे देश में कल पारित हुए बिल, अमेरिका में आज से 60 साल पहले ऐसे बिल पारित हुए हैं और उसके बाद आज अमेरिकन किसानों की हालत सबसे बुरी है। अमेरिका में $240 मिलियन या बिलियन की कर्जे के तहत आज किसान वहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ पे लगातार किसान सब्सिडी पे चल रहे हैं। वहाँ आज भी किसान ये कहता है कि 1972 में जो रेट थे मक्के के, वो रेट आज भी उनको नहीं मिल रहे हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि किसान का नुकसान वहाँ पे भी कारपोरेट सेक्टर ने किया है। कारपोरेट सेक्टर जब उतरता है तो वो प्रॉफिट के लिए उतरता है, और जब वो कारपोरेट सेक्टर जब प्रॉफिट कमाएगा तो यहाँ पे 2 लोगों का नुकसान होगा। जब कारपोरेट सेक्टर किस खेती में उतरेगा तो एक तरफ किसान को मारेगा, दूसरी तरफ उपभोक्ता को मारेगा, और बीच का मार्जिन वो खाएगा। भाई एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ मैं, यदि प्याज है तो प्याज वो जब आता है मार्केट में, जब किसान को 2 रुपये किलो मिलना चाहिए वो 1.5 रुपये किलो खरीदेगा, और जब होर्डिंग करेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई लिमिट की वो नहीं है, उसके ऊपर एक्सपोर्ट करने की कोई उसको ज़रूरत नहीं है सरकार को पूछने की। ऐसे में वो इंटरनेशनल मार्केट में देखेगा कि मुझे माल कहाँ बेच सकता हूँ, वो देखेगा वो माल अपने कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहेगा क्योंकि 2 का 20 नहीं होता तब तक वो बेचेगा नहीं, उसकी होर्डिंग कैपेसिटी है, उसके पास पैसा है। ये कारपोरेट सेक्टर आने के बाद क्या हमारे देश में किसानों का फ़ायदा होगा, उपभोक्ता का फ़ायदा होगा, ये लंबे समय में देखना है। सरकार बार बार कहती है कि हम एमएसपी को बचाए रखेंगे, किसान कहता है या विपक्ष कहता है कि एमएसपी शायद चली जाएगी, सरकार कहता है ये दुष्प्रचार है। मैं मानता हूँ ये दुष्प्रचार है, लेकिन सरकार के कौन से बात पे 2014 से लेकर आज तक आप विश्वास रख सकते हैं? सरकार ने जब जो बात कही उसके उल्टा सरकार ने कहा। सरकार ने लेटेस्ट देखा तो 20 लाख करोड़ का पैकेज बोला, वो आता ही है 10 लाख करोड़ तक का और बढ़ता है 5 लाख करोड़, ये हमने देखा है। जब बात करनी होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, सरकार ने दावा किया था कि 5 करोड़ हर साल एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन जब फिगर आने लगते हैं तो सरकार वो एजेंसी ही बंद कर देती है जो अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर देते हैं। सरकार आंकड़े दबाना जान गई है। यही कारण है कि सरकार के वक्तव्य पे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पे अब लोगों का विश्वास रहना मुश्किल हो गया है। मैं ऐसे कई वीडियोज़ मार्केट में घूम रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि जब रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो 2019 के बाद जब सत्ता में आए तो नरेंद्र मोदी जी का वो फेमस भाषण सभी जगह घूम रहा है। उसमें वो कह रही है, खुद कह रहे हैं कि मैं रेलवे से जुड़ा हूँ, मुझसे ज़्यादा रेलवे को कौन समझ सकता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे मैं चाय बेचता था। ये उनका अपना एक कहने का अंदाज़ है। उन्होंने कहा कि रेलवे मेरे सबसे नज़दीक है, मैं रेलवे को कभी प्राइवेटाइज होने नहीं दूंगा। और हम लगातार देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन बिक गए हैं, रेलवेज़ के रूट्स बिक रहे हैं, टेंडर्स बुलाए जा रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि उपभोक्ता के लिए अच्छा काम करने के लिए, रेलवे का लॉस कम करने के लिए। रेलवे एक सामाजिक
दायित्व के तहत सरकार चला रही थी। रेलवे उस जगह पे भी जाती थी जहां आम जनता को कुछ आवागमन का साधन नहीं था। रेलवे एक समाज की सेवा के रूप में रेलवे विकसित की। बाद में रेलवे प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस हो गया। मुझे याद है जब ममता बनर्जी रेलवे मंत्री थी तब उसने कहा कि मैं रेलवे प्रॉफिट में नहीं देखना चाहती, क्योंकि रेलवे का काम समाज को सेवा देना है, हम यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि सरकार अब रेलवे से भी उगाही चाहता है। ऐसे तमाम उदाहरण मैं दे सकता हूँ, नोटबंदी से लेके आज तक। तो लोगों को ये लगता है कि एमएसपी पे विश्वास कैसा रखा जाए। आज तक जब एमएसपी सरकार ने अनाउंस की है, सरकार उस पर खरीद नहीं पाई, क्योंकि जब किसान देखता है कि हमारा माल एकदम सस्ते में बिक रहा है एमएसपी के नीचे, तब किसान गुहार लगाता है कि सरकार आए खरीदे। लेकिन सरकार का मैकेनिज्म इतना लेट जाता है, 2 महीने 3 महीने लगते हैं सरकार को प्रोक्योरमेंट करने में। तब तक बात ये होती है कि किसान जिसकी फसल निकलने के बाद उसको साल भर की उधारी चुकानी होती है, तो वो तुरंत अपनी फसल बेचना चाहता है। उसका होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, ना घर पे रख सकता है, ना वो ट्रक लेके या ट्रॉली लेके या बैलगाड़ी लेके मंडी में खड़ा रह सकता है 2 महीने के लिए। तो वो जब हार के वही लोकल व्यापारियों को बेच देता है। और बाद में हमने देखा कि वही व्यापारी सस्ते में माल लेके एमएसपी पे सरकार को बेचते हैं। हमारे देश में ऐसे भी उदाहरण कई देखने को मिले हैं कि 1 एकड़ में 250 क्विंटल गेहूं का उत्पादन भी किसी के नाम पे चढ़ा हुआ है। ये शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। इजराइल जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, शायद वहाँ पे भी 1 एकड़ में 250 क्विंटल गेहूं नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ उसने अपने 5 एकड़ उसके पास खेत है, उस हिसाब से उसने 1225 एकड़ क्विंटल गेहूँ बेचा, क्योंकि उसने किसान से लिया और फिर अपने नाम से वो जो प्रॉफिट बुकिंग है, जो उसने मुनाफा कमाया, वो उसका है। सरकार के लिए आंकड़े हैं कि हमने इतने गेहूँ खरीदे। सवाल है कि सरकार किससे खरीदता है। यदि ये विश्लेषित किया जाए तो पता पड़ता है कि सरकार ने भी फिर व्यापारियों से खरीदे। ये बहुत गड़बड़ झाला है इसमें। ये इसीलिए लोग कहते हैं कि आज आप एमएसपी बोल रहे हो, कल आपने एमएसपी विड्रॉ कर दी, तो इसमें कौन जिम्मेदार होगा? सरकार को हम कहाँ पकड़ सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप फसल बुआई के पहले ही आपकी कीमत अदा की जाएगी या तय होगी। ये कीमत कौन तय करेगा? इसका मैकेनिज्म इसमें नहीं है इस बिल में। उसके बाद ये कहा गया है कि ये डिस्प्यूट जो है वो कलेक्टर के पास जाएगा, एक ट्रिब्यूनल पे पास जाएगा। जो किसान जिसके पास 2 एकड़ की ज़मीन है, वो मुझे बताइए वो कहाँ जाएगा? और इस 2 एकड़ की ज़मीन किसान वाले जो ज़मीन है, उस अल्प भूधारक जो किसान है, उसका कौन सा बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी उसके लिए काम करेगा? उसके लिए तो मंडी ही माई बाप थी। सरकार कहती है कि हमने मंडियां बंद नहीं की, मंडियां भी शुरू है और साथ में हमारा जो दूसरा बिल के तहत कोई प्राइवेट सेक्टर भी खरीद सकता है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर जब खरीदने शुरू कर देगा बड़े लेवल पे, बड़े फार्मर से, तो छोटे फार्मर जिस मंडियों में जाते थे उस मंडियों का रख रखाव कौन करेगा? क्योंकि सरकार, जो राज्य सरकारों को मंडी के थ्रू पैसा आता था, वो पैसा एक राज्य सरकार 70 से 100 करोड़ रुपए के आसपास उसको मंडी फी आती थी। वो मंडी फी या मंडी शुल्क जो है, वो यदि मंडियों में माल ही नहीं बिका तो कहाँ से आएगा? जब पैसा सरकार के पास नहीं होगा, राज्य सरकारों के पास, तो उसका रख रखाव क्यों करेंगे? वो मंडियां ऐसी ही बर्बाद हो जाएगी। हम बिहार की तरफ यदि देखें तो 2006 में बिहार में सारी मंडी अबॉलिश हो गई थी। और बिहार में तब ये कहा गया था नीतीश कुमार द्वारा कि नया इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग नई मंडियां खरीद करेंगे, बहुत यहाँ किसानों का भला होगा। लेकिन 2006 से 2020 तक, इन 14 सालों में वहाँ का किसान बर्बादी हो गया है। आज यदि पंजाब में मंडी में बिकने वाला माल की कीमत तय करे और किसान जो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में बेचता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, भला ही अनाज वहीं हो। ये हमने बिहार में टेस्ट किया है। तो सरकार ये कहती है कि बिहार में टोटल अबॉलिश किया, लेकिन हम दोनों चीज़ें रख रहे हैं। जब आप दोनों चीज़ें रखोगे तो ये दोनों का भी लॉस होगा, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा हावी होगा। उसके बाद मुझे ये डर है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं कई बार पहले बोल चुका हूँ, 2019 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में 3 बड़े रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं। पहला, मैंने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। जब रेलवे प्राइवेटाइज होगी, आज तो आपको दिखाई देता है कि छोटी छोटी कुछ कंपनियां आई जो 10 ट्रेन रूट ले रही है, 5 ट्रेन रूट ले रही है। लेकिन 2024 के पहले यदि जापान की 2 बड़ी कंपनियां आके इन तमाम कंपनियों को टेक ओवर करके कल जापान की कंपनियां इस देश के रेलवे का पूरा परिचालन का जिम्मा ले ले, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे ही आज कॉर्पोरेट सेक्टर में ये जो कॉर्पोरेट जो फार्मिंग है, ये आज हम प्रोड्यूस के लिए कह रहे हैं, कुछ दिनों के बाद लीजिंग होगा शुरू इसी में, क्योंकि सरकार धीरे से एक एक चीज़ ऐड करती जाती है और हमें पता भी नहीं पड़ता। जब लीजिंग शुरू होगा तो लीजिंग के तहत छोटी जो कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां, वो एक एक जिले का फार्मिंग संभालना शुरू कर देगी। उसके बाद इजराइल की कोई बड़ी कंपनी आएगी और उसको टेक ओवर करेगी। क्या आने वाले समय में हमारे देश का पूरा एग्रीकल्चर व्यवसाय इजराइल के हाथ में जाने वाला है? उसके बाद
बैंकों का अमलगमेशन होगा। इस देश में 4 बड़ी नेशनलाइज बैंक रहेगी, ऐसे मेरे सोर्सेस कहते हैं, और वो बैंक्स बाद में अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम टेक ओवर करेगी। तो क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम भी अमेरिका के हाथ में चला जाएगा? ये मुझे होते हुए दिखता है, क्योंकि 2019 के पहले जिन लोगों ने मुझे इस बारे में बताया था, और मैं उन लोगों से बहस करता था कि हमारे देश में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं संघ एक ऐसी संस्था है जो इस देश को बिकने नहीं देगी। लेकिन मुझे अभी लगता है संघ भी सरकार के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देता है। आज किसान महासंघ या जिन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को 3 बार अध्यादेश निकालने के बाद बिल में परिवर्तन नहीं होने दिया, आज इन तमाम बातों पर चुप बैठा है। क्या सरकार संघ पे हावी हो गया है, या संघ ने अपनी जो सोच विचार की जो एक उनकी परिपाटी थी उसमें बदलाव लाया है? ये समझ के परे है। मात्र राम जन्मभूमि मुक्त करने से या राम मंदिर बनने से किसी का भला नहीं होगा। मंदिर बनने से कभी राज्य स्थापन, राम राज्य स्थापन नहीं होगा। राम राज्य की जो परिकल्पना है वो गवर्नेंस में है, आप कैसा राज्य करते उसमें है, और उसके लिए आपकी नीयत राम जैसी होनी चाहिए। रावण जैसी नीयत रख के आप राम राज्य नहीं चला सकते। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। मैं किसी को इसको रावण नहीं कहता, ना मैंने किसी को इसको राम घोषित किया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप कई बार ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं जो मूर्खतापूर्ण साबित होती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना लाई कि 1000 करोड़ में वो फिल्म सिटी खड़ी करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसके पहले गुजरात में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने रामानंद सागर को फिल्म सिटी बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन दी थी, लेकिन वो फिल्म सिटी वहाँ डेवलप नहीं हो पाई। सिर्फ फिल्म सिटी जो है वो आपको हैदराबाद में मिलती है, चेन्नई में मिलती है, कलकत्ता में मिलती है और मुंबई में मिलती है। इन 4 जगह की फिल्म सिटी बहुत डेवलप्ड है। फिल्म सिटी के मायने मात्र स्टूडियो, बड़ी जगह और गार्डन्स नहीं होते। फिल्म सिटी जब आपको हास्यास्पद लगेगा, फिल्मों की दुनिया में कॉकरोच सप्लायर भी होता है। यदि फिल्म में एक शॉट है कि जिसमें कॉकरोच आता है और हीरोइन जोर से चिल्ला के हीरो को लिपटती है, तो कॉकरोच भी तो कहीं से लाना होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि मैं आज आपको कहूं कि अभी मुझे 10 मिनट के अंदर कॉकरोच ला के दीजिएगा, तो आप घर में ढूंढते रहिएगा, आपको कॉकरोच मिलेगा नहीं। लेकिन इंसेक्ट सप्लायर्स है मुंबई में, जो आपकी ट्रॉली पुश होती है, जो ट्रॉली चलती है, एक विधा है फिल्म मेकिंग की, जिसमें ट्रॉली, क्रेन, ये सब चीज़ें होती है। ट्रॉली को धक्का मारने वाला जो होता है वो अपने आप में एक्सपोर्ट होता है। 60 साल लोगों ने सिर्फ ट्रॉली खींचने में और ट्रॉली को धक्का देने में लगाए हैं, और वो उन्होंने कला आत्मसात की है कि ट्रॉली को जब धक्का भी मारते हैं या खींचते भी है तो आपको कैमरे में एक भी जर्क नहीं आता, क्योंकि वो इतना स्मूथ जाता है, क्योंकि वो उसकी कला है। ये कलाएँ कहाँ से लाएंगे आप? घोड़े, जानवर, ये हाथी, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कहाँ से मिलेगा? मुंबई में मिलेगा, ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। हैदराबाद में रामोजी राव ने फिल्म सिटी इसलिए की क्योंकि हैदराबाद में पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री डेवलप्ड थी। वहाँ कन्नड़ से लेके साउथ की फिल्मों तक का प्रोसेसिंग होता था। चेन्नई में प्रसाद लैब जैसी बहुत बड़ी लैब स्थापित हो गई थी। चेन्नई में बहुत बड़ा काम शुरू हुआ था, आपने देखा चेन्नई में। इसीलिए जब चेन्नई में फिल्म सिटी नई बनाई गई तो वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला। जयललिता ने जब बनाई। मुंबई में जब गोरेगांव में नई फिल्म सिटी बनी तो एक बहुत बड़े एरिया में सरकार ने फिल्मों के लिए सुविधा दी। जहां ह्यूमन रिसोर्स है, जहां मानव संसाधन है, फिल्म निर्माण में मानव संसाधन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो आपको मिलेगी क्या? आप मात्र ज़मीन दे सकते हैं, आप बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इतने लोग तैयार करने में आपको सालों लगेंगे। फिल्म एक ऐसा कंसेप्ट है कि लोग आते हैं और फिल्म बनाते हैं। आपको फिल्म इंडस्ट्री आपने यहाँ नोएडा में शुरू की, सेक्टर 18 के पास दिल्ली में। तमाम बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे, बॉम्बे के भी लोगों ने वहाँ पे, अनिल कपूर हो या श्रीदेवी हो या तमाम बड़े बड़े हाउसेस ने यहाँ पे प्लॉट्स लिए और अपने स्टूडियो खड़े करे। आज वहाँ क्या है? आज नोएडा के फिल्म सिटी में आपको कौन सी फिल्म दिखाई देती है बनते हुए? किसी ने अपनी फिल्म इंस्टीट्यूट चालू की तो किसी ने वहाँ पे बिल्डिंगें बना के न्यूज़ चैनल को किराए पे दिए हुए हैं। आज फिल्म सिटी में टी सीरीज़ ने अपने खुद के फिल्म सिटी के प्रोडक्शन वो वहाँ करते हैं, लेकिन टी सीरीज़ को जब फिल्म बनानी होती है तो फिल्म भी मुंबई बनती है, ना कि टी सीरीज़ के यहाँ के स्टूडियो में। यहाँ 2-4 गाने शूट होते हैं। वैसे छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर राज्य में आपको, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा, लेकिन उड़ीसा में भी आपको यदि टेक्निकली अच्छी फिल्म बनानी है तो उनको कलकत्ता जाना पड़ता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बिहार, उड़ीसा, ये लोग कलकत्ता से ऑपरेट होते हैं। बाकी कर्नाटक से लेके
आंध्र प्रदेश तक, क्योंकि साउथ में फिल्मों का चलन ज़्यादा है, वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, ये तमाम जो सेंट्रल का भाग है वो आपको कहीं ना कहीं मुंबई में सेटल होता मिलेगा, और पूरा केरल और तमिलनाडु ये दक्षिण, ये मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बताया। लेकिन आप 1000 करोड़ की करोगे, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होगा टैक्स पेयर्स का, और वहाँ होगा क्या अल्टीमेटली? वहाँ वही होगा, वहाँ ऑफिस चलेंगे। आज यदि आप फिल्म सिटी में जाके देखें दिल्ली, इन नोएडा के, तो आपको वहाँ पे अखबार के ऑफिस दिखेंगे, आपको तमाम ऑफिस दिखेंगे, लेकिन नोएडा की फिल्म सिटी कभी बोल नहीं सकती कि एक फला फला फिल्म हमने आप की है। सरकार घोषणाएं करती है, सरकार कहीं ना कहीं मुंबई को डैमेज करने का प्रयास केंद्र सरकार का है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ज़मीन घोषित करने से काम नहीं होता। ऐसा ही एक 3 बिल जो है एग्रीकल्चर के, इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा किसान परेशान हैं। इसका एक ही रास्ता है, यदि सरकार को लगता है उसकी नीयत साफ़ है, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो दिल से किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जो MSP आप दे रहे हो, वो MSP आप जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आप कानून के तहत दीजिए। आप एक कानून बनाइए कि जो न्यूनतम कीमत हमने दी है, जो MSP हमने दी है, इसके नीचे यदि कोई खरीदता है तो वो सज़ा का पात्र होगा, वो क्रिमिनल एक्ट होगा। जिस दिन ये सरकार कहेगी, उस दिन सरकार की मनीषा वाकई साफ होगी कि सरकार किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन MSP को आपने वो कानूनी दाँत ही नहीं दिए जिससे वो जिसको वायलेट करते हैं या किसानों को लूटने वालों को चबाए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं ये सरकार कर रही है। मेरा काम है हमेशा इस प्रोग्राम के तहत कुछ सच्चाई आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। बिहार का उदाहरण आपके पास रखा, मैंने यूरोप का उदाहरण में यदि बताऊँ तो आज इंग्लैंड में कई डेयरियाँ, 3000 डेयरी फार्म्स बंद हो गए हैं। वहाँ पे भी खुला था, वहाँ कोई मंडी एक्ट नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ लाइव स्टॉक भी मंडी एक्ट में आ गया है, ये नए प्रारूप में आ गया है। तो सरकार का जब एक एक एक्ट का आप एक एक धारणा जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, ना कि किसानों के लिए। किसानों के लिए यदि काम करनी होती है तो किसानों को आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए। हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटीज़ है, स्टैंडिंग कमेटी की कई रिपोर्ट्स है जिसमें कहा गया है कि छोटी छोटी हट, मार्केटिंग हट तैयार कीजिए। आप ई मार्केटिंग की बात करते हैं, ई मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म करते हैं, लेकिन आपके पास ई लर्निंग में पूरा देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नंगा हो गया। जब आपने देखा कि गाँव के बच्चे 10-10 फुट के मचान खड़े करके खेत में मोबाइल ऐसे घुमाते हुए रेंज पकड़ने का प्रयास करते हैं, जब आप कनेक्टिविटी दे नहीं सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते हो, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में ई मार्केटिंग की कल्पना कैसे कर सकते हो? हमारी कल्पनाएं दिल्ली के 5 सितारा होटल में या एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के होते हैं। दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब के बेटे कहलाते हैं, गरीब परिवेश से आते हैं, लेकिन फिर दिल्ली में आने के बाद मैंने कहा सत्ता का एक रंग है और उसमें रंग गए हैं सब। कोई भी, कल मैं आप भी जाएंगे तो शायद उसमें रंग जाएंगे, वो भी रंग गए हैं, क्योंकि जैसे ही दिल्ली की गद्दी पे बैठता है इंसान फिर वो बड़े लोगों के बारे में सोचने लगता है। और ये जो तीनों बिल है, और एक कारपोरेट सेक्टर का बिल है जिसके अब समय की कमी के कारण मैं उस पर बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन उसमें भी आप यदि डिटेल जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों के ही गोद में देश रखने की बात हो रही है। ये सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। बाकी समय के साथ साथ आप वो सब महसूस करते हो जो मैं बोलने का प्रयास आज कर रहा हूँ। शायद आने वाला समय हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत कठिन होगा। लड़ाई लड़नी है, हर एक को काम अपने हिसाब से करना होगा। 5 साल में एक बार आपको चांस मिलता है, तब आप भूलिएगा मत, क्योंकि एक बटन दबा के आप अपना भविष्य तय कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ, झांसे में मत आइए और बातों में मत आइए। जो आप यथार्थ के धरातल पे दिखता है उस पर काम करिए। आज इतना ही, फिर अगले सप्ताह कुछ लेके आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए हिंद समाचार।